अपर्दन चक्र की पैंक की संकल्पना। जर्मन विद्वान वॉल्टर पैंक ने डेविस के समय आधारित भौगोलिक चक्र की संकल्पना को अस्वीकार करने की दलील देते हुए स्थल रूपों के विकास के नए मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। पैंक के मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रक्रमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास व उसके कारणों की कल्पना करना था। पैंक स्थल रूपों की विशेषताओं की व्याख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना चाहते थे। पैंक के मॉडल का प्रमुख संदर्भ तंत्र यह है कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषताएं वहाँ की विवर्तनिक घटनाओं से, दूसरे शब्दों में पैंक स्थल रूपों की विशेषताओं की व्याख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना चाहते थे। पैंक के मॉडल का प्रमुख संदर्भ तंत्र यह है कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषताएं वहाँ की विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित होती है। अतः क्षेत्र विशेष की स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर उस क्षेत्र में विवर्तनिक संचलन के विकास व उसके कारणों की व्याख्या की जा सकती है। स्थल रूपों का विकास समय आधारित न होकर समय स्वतंत्र होता है। किसी क्षेत्र विशेष में स्थल रूपों की विशेषताएं इस प्रकार अंतर्जात बलों की तीव्रता व पदार्थों के बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा विस्थापन, अपर्दन तथा परिवहन के अनुपात की परिचायक होती है। इस प्रकार पैंक विश्व के सबसे अधिक गलत समझे गए भू-आकृतिक विज्ञानवेत्ता है, क्योंकि कठिन जर्मन भाषा में इनके विचारों के प्रकाशन के कारण पैंक के भू-आकृतिक विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका है। इस कारण कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हुई। पैंक अपने सिद्धांत में संभवतः डेविस की चक्रीय संकल्पना को नज़रअंदाज करने के लिए जानबूझकर अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया है। अवस्था के स्थान पर पैंक ने इंटीवक्लुंग नामावली का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य होता है विकास। इस तरह पैंक ने तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्थाओं के स्थान पर आपस्तिजिंडे इंटीवक्लुंग, बढ़ती दर से विकास, ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लुंग, समान दर से विकास व अवस्थिजिंडे इंटीवक्लुंग, घटती दर से विकास नामावलियों का प्रयोग किया है। उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए पैंक ने प्राइमारंभ नामावली का प्रयोग किया है। यह स्थलखंड आकृति विहीन समतल प्राय धरातलीय भाग को प्रदर्शित करता है। पैंक के अनुसार स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपर्दन व पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। स्थल रूपों के विकास में समय की कोई भूमिका नहीं होती है। स्थल रूपों का विकास प्राइमारंभ से उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। प्राइमारंभ का उत्थान विभिन्न दरों में संपादित होता है। प्रारंभ में उत्थान मंद गति से होता है तथा इस उत्थान की अवधि लंबी होती है। इसके बाद त्वरित गति से तथा बाद में समान दर से उत्थान होता है। अंत में घटती दर से उत्थान होता है और
अंततः उत्थान समाप्त हो जाता है। इस दौरान स्थल रूपों का विकास निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली, आबस्तिजिंडे इंटीवक्लुंग, जिसका तात्पर्य होता है स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की प्रावस्था। प्रारंभ में स्थल खंड में मंद गति से उत्थान होता है, किंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जलमार्ग, ढाल, प्रवाह वेग व गतिक ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियां तीव्र गति से घाटी गर्तन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती है, किंतु घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है, अर्थात निम्नवर्ती अपरदन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। इस तरह लगातार निम्नवर्ती अपरदन तथा घाटी गर्तन के कारण संकरी तथा गहरी वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। चूँकि घाटी गर्तन की दर उत्थान की दर से कम होती है, अतः निरपेक्ष उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इस तरह स्पष्ट है कि जल विभाजकों के शिखर तथा नदियों की घाटियों के तलों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। निम्नवर्ती अपरदन या घाटी गर्तन में सतत वृद्धि के कारण सापेक्षिक उच्चावच, जल विभाजक शिखर व घाटी तल की ऊंचाई में अंतर में भी लगातार वृद्धि होती है। नदियों की घाटियों के पार्श्व ढाल उत्तल ढाल वाले होते हैं। लगातार घाटी गर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल में भी सतत वृद्धि हो जाती है। घाटी पार्श्व ढाल के खड़े ढाल वाले भागों में समय के साथ समानांतर निवर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल की उत्तलता की अर्धव्यास में ह्रास होता जाता है। समय के साथ अधिक उत्थान तथा अपरदन के कारण प्राथमिक प्राइमारंभ पर अनेक सोपानों का निर्माण होता है। विभिन्न तलों पर विकसित इन सोपानों को पिडमोंट ट्रैपन कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक सोपान का पिडमोंट चबूतरे के रूप में विकास हो जाता है। इन्हें पेंक ने पिडमोंट फ्लैश का नाम दिया है। ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लुंग का अर्थ स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था, उत्थान की दर व निम्नीकरण की दर के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रावस्था अ, इसमें बढ़ती दर से उत्थान होता है। अब भी निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्थान की दर निम्नवर्ती अपरदन की दर से अधिक होती है। जल विभाजकों के शिखर तल तथा घाटियों के तल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, किंतु इस वृद्धि की दर आबस्तिजिंडे इंटीवक्लुंग की प्रावस्था के दौरान वृद्धि दर से कम होती है। यद्यपि निरपेक्ष उच्चावच अधिकतम होता है, किंतु सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि जल विभाजकों के शिखर तल की ऊंचाई में अवनयन की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है। इसी कारण से इस प्रावस्था को समान विकास की प्रावस्था कहते हैं। घाटी पार्श्व ढाल सीधा होता है। प्रावस्था ब, इस प्रावस्था में निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है और न ही ह्रास, अर्थात वह स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण व उत्थान की दरें बराबर होती है। स्पष्ट है कि उत्थान अब भी हो रहा है, किंतु जितना उत्थान होता है उतने का अपरदन हो जाता है। सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण द्वारा अवनयन की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है। समानांतर निवर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल अब भी सीधा होता है। इस तरह यह प्रावस्था समान विकास वाली होती है, क्योंकि निरपेक्ष व सापेक्ष उच्चावच दोनों स्थिर होते हैं।
प्रावस्था स स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है क्योंकि उत्थान का अभाव है, किंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी रहता है, परंतु सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अपर्दन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अपर्दन द्वारा घाटियों के गहरा होने की दर के बराबर होती है। इसी कारण से यह प्रावस्था भी समान विकास की प्रावस्था होती है। तीसरा, आबस्ती जिंडे इंटीवक्लुंग का अर्थ स्थल रूपों का घटती दर से विकास की प्रावस्था। इस प्रावस्था में पार्श्विक अपर्दन लंबवत या निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में बहुत अधिक होता है, अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है। स्थल रूपों में प्रगामी ह्रास होता जाता है। निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से गिरावट होने लगती है क्योंकि उत्थान तो समाप्त हो गया है, किंतु जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में अधक्षय द्वारा तेजी से कमी होती है। सापेक्ष उच्चावच में भी गिरावट होती है क्योंकि जल विभाजक के शिखर तल की ऊंचाई में अपर्दन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि जलमार्ग ढाल तथा गतिक ऊर्जा में निहायत कमी के कारण घाटियों की तलियों का अपर्दन अत्यधिक कम हो जाता है। घाटियों के पार्श्व ढाल में अब भी समानांतर निवर्तन चलता रहता है। अब घाटी के पार्श्व ढाल में दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग का ढाल खड़ा होता है, इसे गुरुत्व ढाल या बासचुंजेज कहते हैं। घाटी पार्श्व के निचले भाग को वास ढाल या होल्डेन हैग कहते हैं। समीपी घाटियों के गुरुत्व ढाल या बास चुंजेन में समानांतर निवर्तन के कारण प्रति छेदन के फलस्वरूप जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई में तेजी से ह्रास होता है। ऊपरी गुरुत्व ढाल में कमी के कारण हॉल्डेन हैग में लगातार वृद्धि होती जाती है। इस प्रावस्था के अंतिम चरण में बासचुंजेन में इतना ह्रास हो जाता है कि वे तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ियों में बदल जाते हैं। इन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं। अंततः इंसेलबर्ग भी समप्राय हो जाते हैं तथा समस्त स्थलखंड पर अवतल ढाल वाले हॉल्डेन हैग वास ढाल का विस्तार हो जाता है। आबस्ती जिंडे इंटीवक्लुंग के अंत में उत्पन्न इस तरह की विस्तृत सतह को इंड्रम कहते हैं, जिसे डेविस के पेनीप्लेन के समान समझा जाता है। जर्मन भाषा में पैंक के मॉडल का प्रकाशन व अंग्रेजी अनुवादकों द्वारा गलत अनुवाद व व्याख्या के कारण पैंक के स्थलाकृतियों के विकास के मॉडल की प्रारंभ में सही व्याख्या नहीं हो पाई। पैंक से संबंधित मॉडल की अमेरिका में उसी तरह निर्ममता के साथ आलोचना की गई जिस तरह डेविस के मॉडल की जर्मनी में हुई थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने पैंक द्वारा प्रस्तुत ढालों के समानांतर निवर्तन व भूपटल में सतत संचलन की संकल्पना पर विरोध प्रकट किया। प्रारंभिक अंग्रेजी अनुवादकों ने व्यक्त किया कि पैंक का ढालों के समानांतर निवर्तन में विश्वास था, किंतु बाद के अनुवाद में बताया कि पैंक ढाल प्रतिस्थापन में विश्वास करते थे। इस तरह स्पष्ट है कि पैंक के सिद्धांत की अधिकांश आलोचनाएं उनके विचारों की अंग्रेजी में गलत व्याख्या की उपज है।
इस कारण प्लैंक के सिद्धांत को उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी डेविस को मिली।